नमस्कार मेरे YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। कनीजा भी करीब 1 घंटे से परेशान थी। उनका पोता नदीम बाहर कहीं खेलने चला गया था। उसे 15 मिनट के खेलने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब 1 घंटे से भी ऊपर वक्त गुजर गया था। वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कनीजा भी को आशंका थी कि वो मोहल्ले के आवारा बच्चों के साथ खेलने के लिए जरूर कहीं दूर चला गया है। वो नदीम की जी जान से चाहती थी। उन्हें उसका आवारा बच्चों के साथ घर से जाना कतई सुहाता नहीं था। अतः वह चिंताग्रस्त होकर भुनभुनाने लगी थी। कितना ही समझाओ लेकिन ठीक मानता ही नहीं है। लाख बार कहा कि गली के आवारा बच्चों के साथ मत खेला करो, बिगड़ जाएगा, पर उसके कान में जू तक नहीं रेंगती। आने तो ठीक को, इस बार वो मरम्मत करूंगी कि तौबा पुकार उठेगा। 7 साल का होने को आया पर जरा अकल नहीं आई। कोई दुर्घटना हो सकती, कोई धोखा हो सकता। कनीजा भी का भुनभुनाना खत्म हुआ था कि नदीम दौड़ता हुआ घर में आ गया और कनीजा की खुशामद करने हुए बोला, दादी जान कुल्फी वाला आया है, कुल्फी ले लीजिए ना, हमने बहुत दिनों से कुल्फी नहीं खाई है, आज हम कुल्फी खाएंगे। इधर आ, तुझे अच्छी तरह कुल्फी खिलाती हूँ, कहते हुए कनीजा भी नदीम पर अपना गुस्सा उतारने लगी। उन्होंने उसके गाल पर जोर से 3-4 तमाचे जड़ दिए। नदीम सुबक सुबक कर रोने लगा। वो रोते रोते कहता जाता, पड़ोस वाली चची जान सच ही कहती है कि आप मेरी सगी दादी जान नहीं है, तभी तो मुझे इस बेदर्दी से मारती है। आप मेरी सगी दादी जान होती तो मुझ पर ऐसे हाथ ना उठाती। तब्बू की दादी जान उसे कितना प्यार करती है और वो उसकी सगी दादी जान है ना, वो उसे उंगली भी नहीं छुआती है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी अपने अम्मी अब्बू के पास चला जाऊंगा, दूर बहुत दूर। फिर मारना, किसे मारोगी? वो और जोर जोर से सुबक कर रोने लगा। नदीम की हृदय स्पर्शी बातों से कनीजा भी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर नश्तर चला दिया हो। अन्यासा ही उनकी आंखें छलक आई। वो कुछ क्षणों के लिए कहीं खो गई। उनकी आंखों के सामने उनका अतीत एक चलचित्र की तरह आने लगा। जब वो 3 साल की मासूम बच्ची थी तभी उनके सिर से बाप का साया उठ गया था। सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था, किसी ने भी उन्हें अंग नहीं लगाया। माँ अनपढ़ थी और कमाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन माँ ने कमर कस ली थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपनी बेटी का पेट पालने लगी थी। अतः कनीजा बी के बचपन से लेकर जवानी तक के दिन तंग दस्ती में ही हो गुजरे। तंग दस्ती के बावजूद माँ ने कनीजा बी की पढ़ाई लिखाई की और खासा ध्यान दिया था। कनीजा बी ने भी अपनी बेवा बेसहारा माँ के सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन व मेहनत से प्रथम श्रेणी में 10वीं पास की थी और यूं अपने तेज बुद्धि का परिचय दिया था। मैट्रिक पास करते कनीजा बी को एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। अतः जल्दी ही उनके घर तंगदस्ती खुशहाली में बदलने लगी थी। कनीजा भी एक सावली सलोनी एक सुशील लड़की थी। उनकी नौकरी लगने के बाद जब उनके घर में खुशहाली आने लगी थी तो लोगों का ध्यान उनकी ओर जाने लगा था। देखते ही देखते शादी के पैगाम आने लगे थे। मुसीबत ये थी कि इतना पैगाम आने के बावजूद रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा था। ज्यादातर लड़कों के अभिभावक को कनीजा बी की नौकरी पर आपत्ति थी। वो ये भूल जाते थे कि कनीजा बी के घर की खुशहाली का राज उनके नौकरी में ही छुपा हुआ है। उनकी एक खास शर्त ये होती कि शादी के बाद नौकरी छोड़ने पड़ेगी, लेकिन कनीजा बी किसी भी कीमत पर लगी लगाई अपनी सरकारी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। कनीजा बी पिता के असमय मृत्यु से बहुत बड़ा सबक सीख चुकी थी। अर्थोपार्जन की समस्या ने उनकी माँ को कम परेशान नहीं किया था। रुखे सूखे में ही बचपन में जवानी तक के दिन बीते हुए थे। अतः वह नौकरी छोड़ करके किसी किस्म का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। कनीजा बी का ख्याल था कि अगर शादी के बाद उनके पति को कुछ हो गया तो उन्हें की नौकरी का एक बहुत बड़े सहारा के रूप में काम आ सकती है। वैसे भी पति पत्नी के दोनों ने द्वारा अर्थोपार्जन से घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, लेकिन मजे में गुजर सकती थी। देखते ही देखते 4-5 साल का अरसा गुजर गया और कनीजा बी की शादी की बात कहीं पक्की नहीं हो सकी थी। उनकी उम्र भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अतः शादी की बात को लेकर के माँ बेटी परेशान रहने लगी थी। एक दिन पड़ोस के ही प्यारे मियाँ आए थे।
वो उसी शहर के दूसरे मोहल्ले के रशीद का रिश्ता कनीज़ा बी के लिए लाए थे। उनके साथ एक महिला भी थी जो स्वयं को राशिद की भाभी बताती थी। राशिद एक छोटे से निजी प्रतिष्ठान में लेखाकार था और खाते पीते घर का था। कनीज़ा बी की नौकरी पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मोहल्ले पड़ोस वालों ने कनीज़ा बी की मां पर दबाव डाला था कि उस रिश्ते को हाथ से ना जाने दे, क्योंकि रिश्ता अच्छा था। वैसे भी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते मुश्किल से आते थे। फिर ये रिश्ता तो प्यारे मियाँ लेकर के आए थे। कनीज़ा बी की माँ ने मोहल्ले और के पड़ोस के बुजुर्ग की सलाह मानकर कनीज़ा बी के लिए रशीद से रिश्ते की हामी भर दी थी। कनीज़ा भी अपनी शादी की खबर सुनकर मारे खुशी से झूम उठी थी। वो दिन रात अपने सुखी गृहस्थ जीवन की कल्पना करती रहती थी और एक दिन वो घड़ी भी आ गई जब कनीज़ा बी की शादी रशीद के साथ हो गई और वो मैके से विदा हो गई थी। लेकिन ससुराल पहुंचते इस बात ने उनके होश उड़ा दिए कि जो महिला स्वयं को रशीद की भाभी बता रही थी वो वास्तव में रशीद की पहली बीवी थी। असलियत सामने आते ही कनीज़ा बी का सिर चकराने लगा। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उन्हें फंसाया गया है। प्यारे मियाँ ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था और वो मन ही मन तड़प कर रह गई। लेकिन जल्दी ही रशीद ने कनीज़ा बी के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी। बेगम, दरअसल बात ये थी कि शादी के 7 साल बाद भी जब हम हलीमा बी की कुछ कोई औलाद नहीं दे सकी तो मैं औलाद के लिए तरसने लगा। हम दोनों पति पत्नी ने किस किस डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, क्या क्या कोशिशें नहीं की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिर हलीमा भी मुझ पर जोर देने लगी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। औलाद और मेरी खुशी के खातिर उसने घर में सौतन लाना मंजूर कर लिया। बड़ी ही अनिच्छा से मुझे संतान के सुख की खातिर दूसरी शादी का निर्णय लेना पड़ा। मैं अपनी तनख्वाह में 2 बीवियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं था, अतः दूसरी बीवी का चुनाव करते वक्त मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि अगर वो नौकरी वाली हो तो बात बन सकती है। जब हमें प्यारे मियाँ के जरिए तुम्हारा पता चला तो बात बनने के लिए इस सच्चाई को छुपाना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा में इतना अंधा हो चुका हूँ कि मुझे तुम लोगों से अपने विवाहित होने की सच्चाई छुपाने में कोई संकोच नहीं हुआ। मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ। सच्चाई तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वैसे देखा जाए तो एक तरह से मैं तुम्हारा गुनहगार हुआ। बेगम, मेरे इस गुनाह को बख्श दो। मेरी तुमसे गुजारिश है। कनीज़ा बी ने बहुत सोच समझ कर के बाद परिस्थिति से समझौता करना ही उचित समझा था और वो अपनी गृहस्थी के प्रति समर्पित होती चली गई। कनीज़ा बी की शादी के बाद 1.5 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन उनके भी माँ बनने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसके विपरीत हलीमा बी में ही माँ बनने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर परीक्षण से भी ये बात निश्चित हो गई कि हलीमा बी सचमुच में माँ बनने वाली है। हलीमा बी के दिन पूरे होते ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन बच्चा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार ऑपरेशन द्वारा हलीमा बी का बेटी का जन्म हुआ, लेकिन हलीमा बी की हालत नाजुक हो गई। डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद वो बच नहीं सकी। हलीमा की अकाल मौत से उसके बेटे गनी के लालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी कनीज़ा बी पर आन पड़ी। अपनी कोख से बच्चे जने बगैर ही मातृत्व का बोझ ढोने के लिए कनीज़ा बी को विवश हो जाना पड़ा। उन्होंने इस जिम्मेदारी से दूर भागना उचित नहीं समझा। आखिर गनी उनके पति का ही औलाद था। रशीद इस बात का हमेशा ख्याल रखा करता था कि उसके व्यवहार से कनीज़ा बी को किसी किस्म की दुख या तकलीफ ना पहुंचे। वो हमेशा खुश रहे। गनी को माँ का प्यार देती रही और उसे किसी किस्म की कमी महसूस ना होने देती। कनीज़ा बी भी गनी को एक सगे बेटे की तरह चाहने लगी थी। वो गनी पर अपना पूरा प्यार उड़ेल देती थी और गनी भी अम्मी अम्मी कहता हुआ उनकी आंचल से लिपट जाता था। अब गनी 5 साल का हो गया था और स्कूल जाने लगा था। माँ बेटे के उज्जवल भविष्य को लेकर सपना बुनने लगा था। इसी बीच एक हादसे से कनीज़ा बी को अंदर से तोड़ कर रख दिया और वो मकर संक्रांति का दिन था। रशीद अपने चंद हिंदू दोस्तों के विशेष आग्रह पर उनके साथ नदी पर स्नान करने चला गया, लेकिन रशीद तैरते तैरते एक भंवर की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। रशीद के असमय मौत से कनीज़ा बी पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े,
लेकिन उन्होंने साहस का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मन में एक गांठ बांधी, अब मुझे अकेले ही जिंदगी का ये रेगिस्तान सफर तय करना है और किसी पुरुष के संग की कामना ना करते हुए मुझे अकेले ही वक्त के थेपड़ों से जूझना है। पहला ही शौहर जिंदगी की नाव पार नहीं लगा सका तो दूसरा क्या पार लगा देगा। नहीं, मैं दूसरे खाविंदे के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर रशीद की एक निशानी गनी के रूप में है, इसका क्या होगा? इसे कौन गले लगाएगा? यह यतीम बच्चों की तरह दर दर भटकता रहेगा। इसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मेरे अलावा इसका भार उठाने वाला भी तो कोई नहीं है। इसके नाना नानी मामा मम्मी कोई भी तो दिल खोल करके नहीं कहता है कि गनी का बोझ हम उठाएंगे। सब सुख के साथी हैं। मैं गनी को लावारिस नहीं बनने दूंगी। मैं तो भी इसकी कुछ गलत लगती हूँ। मैं सौतेली ही सही मगर इसकी माँ हूँ। जब यह मुझे प्यार से अम्मी कहकर पुकारता है तब मेरे दिल में ममता कैसे उमड़ जाती है। नहीं नहीं, गनी को मेरी सख्त ज़रूरत है। मैं गनी को अपने से जुदा नहीं कर सकती। मेरी तो कोई संतान है ही नहीं। मैं इसे ही देखकर जी लूँगी। मैं गनी को पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बनाऊँगी, इसकी ज़िंदगी संवारूँगी। ये अब ज़िंदगी का मकसद है। और कनीज़ा भी ने गनी की खातिर अपनी सुख चैन लुटा दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। फिर उसे एक काबिल और नेक इंसान बनाकर ही दम लिया। गनी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। उस दिन गनीज भी कितनी खुश थी जब गनी ने अपनी पहली तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रख दी। उन्हें लगा कि उनका सपना साकार हो गया। उनकी कुर्बानी रंग लाई। अब उन्हें मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं है। फिर गनी की शादी हो गई। वो नदीम जैसे एक प्यारे से बेटे का पिता भी बन गया और कनीज़ा भी दादी बन गई। कनीज़ा भी नदीम के साथ स्वयं भी खेलने लगती। वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाती। उन्हें नदीम के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता। नदीम भी माँ से ज्यादा दादी को चाहने लगा था। उस दिन ईद थी। कनीज़ा भी के घर खुशियों से गूंज रहा था। ईद मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। गनी ने अपने दोस्तों के साथ दफ्तर सहकर्मियों के लिए ईद की खुशी में खाने की दावत का विशेष आयोजन किया था। उस दिन कनीज़ा भी बहुत खुश थी। घर में चहल पहल देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी खुशियां उन्हीं के घर में सिमट गई हैं। गनी की ससुराल पास ही के शहर में थी। ईद के दूसरे दिन वो ससुराल वालों के विशेष आग्रह पर अपनी बीवी और बेटे के साथ स्कूटर पर बैठकर ईद की खुशियां मनाने ससुराल की ओर चल पड़ा। और गनी तेजी से रास्ता तय करता हुआ बढ़ा जा रहा था कि एक ट्रक वाले ने गाय को बचाने की कोशिश में स्टीयरिंग पर अपना संतुलन खो दिया और परिणाम स्वरूप उसने गनी के स्कूटर को चपेट में ले लिया। पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद बचाए ना जा सके, लेकिन उस जबरदस्त दुर्घटना में नन्हे नदीम का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो टक्कर लगाते ही माँ की गोद से उछलकर सीधा सड़क के किनारे एक घनी घास पर जा गिरा था और इसी तरह साफ बच गया था। वक्त की थपेड़ों ने कनीज़ा बी के अंदर ही अंदर तोड़ दिया। मुश्किल ये थी कि वो अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं पाती। उन्हें मालूम था कि लोग की झूठी हमदर्दी से दिलों का बोझ हल्का नहीं होने वाला है। उन्हें लगता है कि उनकी शादी महज एक छलावा है। गृहस्थ जीवन का कोई भी तो सुख नहीं मिला उन्हें। शायद वह दुख झेलने के लिए ही इस दुनिया में आई थी। रशीद तो उनका पति था, लेकिन हलीमा भी तो उनकी अपनी नहीं थी। वो तो एक धोखेबाज सौतन थी जिसने छल कपट से उन्हें रशीद के गले मढ़ दिया था। गनी कौन उनका अपना खून था, फिर भी उन्होंने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया। कनीज़ा भी गनी के बेटे का भी भार उठा रही थी। नदीम का दर्द उनका दर्द था, नदीम की खुशी उनकी खुशी थी। वो नदीम की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी। कनीज़ा भी नदीम को डांटती मारती थी उसके भले के लिए, ताकि वो अपने बाप की तरह एक काबिल इंसान बन जाए। लेकिन ये दुनिया वाले जले पर नमक छिड़कते हैं और मासूम नदीम के दिलो दिमाग में ये बात ठूस ठूस कर भरते हैं कि मैं उसकी सगी दादी नहीं हूँ। मैंने तो नदीम को कभी गैर नहीं समझा। नहीं नहीं, मैं दुनिया वालों के खातिर नदीम का भविष्य कभी दाव पर नहीं लगाऊंगी।
कनीजा भी ने यादों के आंसू पोंछते हुए सोचा, दुनिया वाले मुझे सौतेली दादी समझते हैं तो समझे, आखिर मैं उसकी सौतेली दादी ही तो हूँ, लेकिन मैं नदीम को काबिल इंसान बनाकर ही दम लूंगी। जब नदीम समझदार हो जाएगा तो वो जरूर मेरी नेक दिली को समझने लगेगा। गनी को भी लोगों ने मेरे खिलाफ कम नहीं भड़काया था, लेकिन गनी को मेरे व्यवहार से जरा भी शंका नहीं हुई थी कि मैं उसकी बुराई पर आमादा हूँ। अब नदीम का रोना भी बंद हो चुका था, उसका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया था और उसने चोर नजरों से दादी की ओर देखा। दादी की लाल आंखों में भरे हुए आंसू देखकर उसने चुप ना रहा गया। वो बोल उठा, दादी जान, पड़ोस वाली चच्ची जान अच्छी नहीं है, वो झूठ बोलती है। आप मेरी सौतेली नहीं सगी दादी जानो, नहीं तो आप मेरे लिए यूं आंसू ना बहाती। दादी जान, मैं जानता हूँ आपकी जोरों की भूख लगी है आपको। अच्छा पहले आप खाना तो खा लीजिए, मैं भी आपका साथ देता हूँ। नदीम की भूली बातों से कनीजा भी मुस्कुरा दी और बोली, बड़ा शरीफ बन रहा है रे तू, ऐसा क्या नहीं कहता। भूख मुझे नहीं तुझे लगी है। अच्छा बाबा, भूख मुझे ही लगी है, अब जरा जल्दी करो ना। ठीक है, लेकिन पहले तुझे ये वादा करना होगा कि फिर कभी तू अपने मुंह से अपने अम्मी अब्बू के पास जाने की बात नहीं करेगा। लोग कान पकड़ा, मैं वादा करता हूँ कि अम्मी अब्बू के पास जाने की बात कभी नहीं करूँगा। तब तो खुश हो ना। कनीजा बी के दिल में बह रही प्यार की सरिता बाढ़ सी आ गई। उन्होंने नदीम को खींचकर झट से अपने सीने से लगा लिया। अब वो महसूस कर रही थी कि दुनिया वाले मेरा दर्द समझे या ना समझे, लेकिन नदीम मेरा दर्द समझने लगा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।